नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर टारगेट पीसीएस प्रोग्राम में हम विभिन्न मुद्दों के साथ आए, जिसमें से हम जानते हैं कि अभी हम हिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं। 10 टॉपिक लेकर के आए हैं, उस 10 पर हम प्रश्न तैयार करेंगे, मिलकर समाधान भी करेंगे और फिर एक प्रश्न मैं आपको अंत में दिया करता हूं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते रहें। चलिए आज सीधे अपने मुद्दे पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है आज का, इसे देखिए। मौर्य वंश के पतन के बाद, देखिए यहां पर हिंट समझिए कि प्रश्न की शुरुआत की गई है कि मौर्य वंश का पतन हो चुका है। ठीक है, तो मौर्य वंश के पतन के बाद कौन सा राजवंश जो है वह मगध में सत्ता संभालता है। ठीक है, यानी कि बात मगध साम्राज्य की गई है। वो 16 महाजनपद, उसमें से सबसे समृद्ध सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, और मगध में जिस तरह से अनेक वंश आते हैं, तो उसमें कहा गया, उस टाइम पीरियड पर ध्यान दीजिएगा कि उसमें मौर्य वंश का पतन हो चुका है। यानी कि हमें इससे बहुत लेना देना नहीं है, ये रेफरेंस के लिए। इसके बाद की कहानी है, तुरंत बाद कौन सा राजवंश जो आता है और वो मगध के सत्ता को संभालता है। देखिए मगध की अगर बात किया जाए तो एक से एक देखा जाए ना शासक इसमें आए, इसीलिए इसे सबसे समृद्ध महाजनपद कहा गया। तो मौर्य वंश का जब पतन होता है तो एक और बेहतरीन शासन व्यवस्था यहां लागू होता है, और वह लागू होता है शुंग वंश के द्वारा। शुंग वंश यहां पर शासन संभाल लेता है। ठीक है, और शुंग वंश की स्थापना को लेकर के आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है। दो चीजें पूछी जाती है इसमें। एक तो पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना की जब बात करेंगे तो कितना, तो अगर लगभग देखा जाए, लगभग इसीलिए कह रहा हूं कि कई सारे किताबों में कुछ आंकड़े जो है आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आप लगभग इसे मानिए कि 185 ईसा पूर्व में। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया अवधि को लेकर कि स्थापना कब हुआ था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्थापना किसके द्वारा किया गया था, और वह जो स्थापना किया गया है वह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। बस ये ध्यान रखिएगा, तो इन्होंने अपने नाम पर ही पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापना हुआ, अपने नाम पर ही इस वंश को आगे बढ़ाया। मामला समझ में आ गया। यहां से प्रश्न आएगा तो बना देंगे, ये एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी, पीवाईक्यू में भी ये कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न पर। पुष्यमित्र शुंग की चर्चा हम अभी कर रहे थे, शुंग वंश के संस्थापक हैं, तो इनके विषय में कुछ चीजें। और किस मौर्य शासक का सेनापति था ये। ठीक है, एक मौर्य शासक हैं जिसके सेनापति हुआ करते हैं, बाद में अपने नाम पे ही वंश की स्थापना करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब मैंने अभी कहा है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद शुंग वंश मगध की सत्ता को संभालता है। तो ध्यान ये देना होगा, अगर आप थोड़ा भी पढ़ते हैं ठीक से, तो अंतिम मौर्य शासक कौन था, ठीक से समझिए। जो भी अंतिम मौर्य शासक होगा वो या तो उसकी मृत्यु होगी या हत्या ये कर देंगे या जो भी हो जाए, पतन हो जाए जैसे भी, और उसका सेनापति अपने नाम से मगध पर शासन शुरू करता है। मामला क्लियर हुआ। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न का जवाब यहां छुपा हुआ है कि आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अंतिम मौर्य शासक कौन रहे, और अंतिम मौर्य शासक का अगर नाम आपको ध्यान हो तो वह वृद्धरथ है। ठीक है, ये अंतिम मौर्य शासक के तौर पर जाने जाते हैं। और पुष्यमित्र शुंग जो हैं वह इन्हीं के क्या होते हैं, सेनापति होते हैं। ध्यान दीजिए, इन्हीं के सेनापति ये रहते हैं। और 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर शुंग राजवंश की स्थापना इनके द्वारा किया गया। ये ध्यान रखिएगा, इनकी क्या होती है, हत्या कर दी जाती है। देखने को मिला कि मौर्य साम्राज्य जो है उतना मजबूत ये राजा नहीं है ना, जनता खुश नहीं है, विद्रोह की स्थिति में है, तो सेनापति ने, आप कह सकते हैं कि गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। ठीक है, तो यहां पर बी विकल्प के साथ चलेंगे। तीसरे पर पहुंच जाए, क्या है, निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म का, ध्यान से देखिए, कट्टर विरोधी था। एक बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखना है। वैदिक परंपराओं का समर्थक था, यानी कि एक शासक का नाम है, वह शासक, ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी, बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार नहीं होने देना चाह रहा है, और वैदिक परंपराओं का समर्थक, यानी कि ब्राह्मण धर्म कह सकते हैं या सनातन धर्म हिंदू परंपरा का समर्थक था। आप देखिए हो क्या रहा है उस समय, हम जब इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार हुआ या जैन धर्म का भी, तो जैन और बौद्ध धर्म के साथ संबंध क्या है कि इनका प्रचार प्रसार हुआ या विस्तार हुआ, इसके पीछे विभिन्न साम्राज्य का हाथ रहा है।
विभिन्न राजा महाराजाओं का हाथ रहा है, खास करके मगध की लेकर के चर्चा करेंगे। क्योंकि मगध के जो भी शासक आते गए उसमें से बहुत सारे शासक जो है वह बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते हैं। कई शासक ऐसे रहते हैं कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में बिलीव करते हैं, कई ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों में बिलीव कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राज दरबार की वजह से बौद्ध धर्म का प्रसार होता है। लेकिन एक शासक ऐसा भी आ जाता है जो बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी होता है और अपने आप को हिंदू परंपरा या आप कह सकते हैं वैदिक परंपरा को का समर्थक मानता है। और ये कोई और नहीं, ये वही है जिसने जो सेनापति हुआ करता था मौर्य साम्राज्य का, क्या नाम था, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक इस साम्राज्य के, यानी कि पुष्यमित्र शुंग। यह जो है बौद्ध धर्म को बिलीव नहीं करते थे, बौद्ध धर्म के ना केवल विरोधी कट्टर विरोधी हुआ करते थे और वैदिक परंपराओं के समर्थक माने गए। शुंग साम्राज्य का आगे चल के मौर्य साम्राज्य का पतन होने के बाद ये स्थापना भी करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, शुंग वंश के काल में किस प्रसिद्ध संस्कृत नाटक की रचना की गई, ये पूछा जा चुका है साथियों, इसको 5 स्टार लगाइए, ये कई बार पूछा जा चुका है। और इसमें से अगर आप ध्यान देंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा और ऐसे प्रश्न आते रहे हैं तो आगे भी आएंगे। शुंग वंश के काल में क्या होता है, कालिदास, और कालिदास द्वारा रचित एक रचना है मालविकाग्निमित्रम। ये एक संस्कृत नाटक है। क्या है, एक संस्कृत नाटक है। और किनके द्वारा है ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न जो आया है वह रचनाकार पूछ लिया गया है। ठीक है, कालिदास द्वारा रचना किया गया यह नाटक क्या है ठीक से समझिए। एक तो अच्छा, इसके भाषा को लेकर क्या आ सकता है, तो इसकी भाषा क्या है, वो संस्कृत है। कालिदास का एक वैसे भी ध्यान रखिए, कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं अधिकांशतः संस्कृत में ही है। ठीक है, अब इस नाटक की बात कीजिए। इस नाटक में देखेंगे शुंग शासक जो है अग्निमित्र की जो प्रेम कहानी है उस पर यह आधारित है। यह पूछा जा सकता है कि ये इसमें स्टोरी क्या है। अग्निमित्र, इनकी जो प्रेम कहानी है ना, प्रेम कहानी, ये इसमें दर्शाया गया है। ये क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, 5वें पर आते हैं, पुष्यमित्र शुंग। अब यहां पर यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलता है ना। पुष्यमित्र शुंग जो हैं शुंग वंश के स्थापक, वो 2 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। ठीक है, तो वो जानकारी हमें कहां से प्राप्त होता है इसके विषय में कहा गया है। अब देखिए, ये जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी हमें मिलता है वह दरअसल कहीं और नहीं, वह अयोध्या लेख से प्राप्त होता है। सी विकल्प के साथ चलेंगे, जिसे पुष्यमित्र के राज्यपाल जो उस वक्त उनके गवर्नर हुआ करते थे उनका नाम नोट कर लीजिए, धनदेव। ये कौन है, ये गवर्नर हैं। किसके गवर्नर हैं, पुष्यमित्र के। धनदेव गवर्नर होते हैं। तो इनके द्वारा क्या लिखा था, नहीं, इनके द्वारा लिखवाया गया था। और इस लेख में ही ये देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करवाया, जिसमें पहला यज्ञ जो है उन्होंने मगध का शासन बनने के बाद, मगध के शासक बनते हैं जैसे मैंने कहा मौर्य साम्राज्य का पतन करके और फिर शुंग वंश की स्थापना करके, तो जब शासक बन जाते हैं तो पहला। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। पहला अश्वमेध यज्ञ जो होता है जब वो मगध के शासक बन जाते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन करके। ठीक, दूसरा अश्वमेध यज्ञ होता है जब यवन से इनका युद्ध होता है, तो यमनों को क्या करते हैं, ये युद्ध में पराजित करते हैं। ये बहुत प्रतापी व्यक्ति थे, बहुत जो है ना पुष्यमित्र शुंग बहुत ही प्रतापी राजा के तौर पे जाने गए। तो यवनों का क्या होता है कि ये पराजय करते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, उसके उपलक्ष्य में दूसरा अश्वमेध यज्ञ हुआ। मामला समझ में आ गया। ये इतनी सारी चीजें कुछ भी घुमा फिरा के पूछ ले, अब बता दोगे। धनदेव का नाम गवर्नर, पुष्यमित्र शुंग, अयोध्या लेख उन्होंने ही लिखवाया जिसमें इन सब चीजों की जानकारी हमें मिलता है। काम बन जाएगा, आगे बढ़ जाए। छठा, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर जो प्रश्न है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको डालने की कोशिश करे विकल्प में तो कर सकता है, हालांकि इस विकल्प में नहीं होगा, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। यहाँ है मौर्य के बाद और शब्द क्या है, दक्षिण भारत, बस यहां ध्यान देना है। अगर यहां पर हो जाए कि मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य, अगर दक्षिण भारत ठीक से आप ना पढ़े ना तो आप मगध के इर्द गिर्द घूमते रह जाएंगे और फिर वहां आप, और यहां विकल्प में थोड़ा खेल कर दे, आप 100% गलत करके आ जाएंगे।
हालांकि इसमें देखिए सातवाहन, पल्लव, चोल और चालुक्य के विषय में कहा गया है जो दक्षिण भारत से ही संबंधित है, तो आपको बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सच बात है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न को ठीक से समझना है, दक्षिण भारत को लेकर के चर्चा किया। देखिए मौर्य के बाद जो है दक्षिण भारत में एक साम्राज्य है, प्रभावशाली राज्य है, उसका नाम है सातवाहन। सातवाहन सबसे प्रभावशाली राज्य था और पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के दूसरी शताब्दी ईस्वी तक ये शासन करता है। और दक्षिण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि एक स्थायी राजनीतिक स्थिति ये देता है वहां पर, ताकि जो पॉलिसी मेकिंग हो सके। देखिए राजनीतिक व्यवस्था स्थायी नहीं रहेगा ना, तो पॉलिसी मेकिंग बढ़िया से नहीं हो पाएगा, दूरगामी नहीं होगा। तो वो काम जो है सातवाहन वहां पर करते हुए नजर आते हैं। अब अगला, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। देखिए सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वह सिमुक है या फिर शिमुक, दोनों नाम इस तरह से लिखे जाते हैं तो कन्फ्यूजन में नहीं जाता है। इन्हें जो है सिंधुक के नाम से भी जाना जाता है, सिंधुक, क्योंकि इसको नोट कर लीजिए, कई जगह अगर सिंधुक दे दे तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कुछ और पूछा है, एक ही बात है। ठीक है, और वर्तमान में अगर चर्चा किया जाए कि वर्तमान में इनका अगर सातवाहन वंश का जो है साम्राज्य या शासन व्यवस्था कहां था, तो आजकल जो आप शहर देख रहे हैं हैदराबाद, ठीक है, तो हैदराबाद शहर के इर्द गिर्द, उसके आसपास, हैदराबाद शहर तो हो ही गया, उसके आसपास जो है सातवाहन वंश का शासन व्यवस्था समझ में आता है, देखने को मिलता है आज की तारीख के हिसाब से कहा जाए। आगे बढ़े, 8वां, भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? भूमि दान के साक्ष्य के विषय में कहा गया है और कहा गया है कि ये किसके अभिलेखों में मिलता है? क्या वो मौर्य के अभिलेख में मिलता है या फिर कुषाणों के या फिर सातवाहनों के या फिर गुप्तों के? देखिए भूमि दान का जो सबसे प्राचीन साक्ष्य, ध्यान रखिएगा, वह अगर कहीं पर आपको देखने को मिलेगा जिस राजवंश में, वह सातवाहन राजवंश है, इसी के अभिलेख में देखने को मिलता है। एक अभिलेख है, अगर आप इसको नोट करना चाहें, मुझे ध्यान आ रहा है, नाना घाट अभिलेख। ठीक है, क्या नाम है इसका? नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख में ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा की शुरुआत का उल्लेख किया गया है ना? ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का शुरुआत माना जाता है, यहां से शुरुआत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस अभिलेख से हमें पता चलता है, मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया था ना कि इतिहास जानने के कई स्रोत होते हैं, जिसमें से साहित्य भी एक बड़ा स्रोत है ना, पुरातत्व के अलावा। तो यहाँ पर ये चीजें हमें ये जो नाना घाट अभिलेख है उससे पता चलता है। और यह पहली शताब्दी का एक अभिलेख माना जाता है जिसमें ब्राह्मणों को भूमि दान दिए जाने का वर्णन है। चाहे तो यह नोट कर ही लीजिए, पहली शताब्दी का ये अभिलेख है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, 9वें पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? 2 पुष्यमित्र वाला था, अब यहां पर 4 है। 4 में एक हो गया पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग जो है ये 2 मैंने आपको पहले बताया, एक मगध के शासक बनने के बाद और एक जो है यवनों को पराजित करने के बाद। तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन से निकल के। दूसरे नाम पर जरा विचार कीजिए, प्रवरसेन प्रथम। देखिए वाकाटक वंश के राजा ये रहते हैं, किसके? वाकाटक वंश के ये शासक होते हैं प्रवरसेन प्रथम, और इन्होंने राजा रहते हुए 4 जो है अश्वमेध यज्ञ किए थे। वाकाटक वंश की स्थापना आपसे पूछा जा सकता है, तो ये देख लीजिए, ये जो है तकरीबन आप देखेंगे 225 ईस्वी में। ठीक है, और ये कहां से मिलेगा? तो ये जो विंध्य के जो एरिया पड़ता है वहां काफी शक्तिशाली हुआ करते थे। ठीक है, तो बी विकल्प के साथ चलेगा। 4 अश्वमेध वाला प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये 25 नहीं, इसको 55 कीजिए, है ना। मैंने लगभग कहा, कहीं कहीं 50 भी मिलेगा, 45 भी, 55, 56 भी मिलेगा, लेकिन 255 ईस्वी में आप इसको रखिए। ठीक है, चलिए आगे, 10वें पर, आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि जो सिक्का है आपके पास, 10 का सिक्का है, 5 का है, उस पर देखिए कुछ डिजाइन वगैरह बना रहेगा ना, गेहूं के पौधे या अशोक स्तंभ, ये सब बना रहता है ना।
तो ऐसे ही कहा गया है कि आकृति युक्त सिक्का, कभी ना कभी तो कोई डिजाइन यहां बना होगा ना, समझ रहे हैं। तो कहा गया कि सिक्के पे जो शुरुआत किया गया भारत में, सर्वप्रथम भारत में, वो किसके द्वारा किया गया, वो कैसे हुआ, किस शासकों के द्वारा, शकों के द्वारा, पार्थियों ने किया, या फिर कुषाणों ने किया, या फिर हिंद यवनों ने किया। महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में आपसे पूछा क्या गया, भारत में सबसे पहले शासकों के नाम और चित्र वाले आकृति युक्त सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया था। किसके द्वारा किया गया था, इंडो ग्रीक शासक। तो सर्वप्रथम किसने किया था, इंडो ग्रीक। अब आप कहेंगे सर शक, पार्थियों, कुषाणों, हिंद यवनों, या अब ये पांचवा विकल्प कहां से ले आए, इंडो ग्रीक, ये तो है ही नहीं इस विकल्प में। हाँ सही बात आप समझ रहे हैं, वो नहीं है, लेकिन है वो, और वो कहां है, इंडो ग्रीक जो होते हैं इन्हीं को हिंद यवन कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो इन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, हिंद यवनों ने शुरुआत की, डी विकल्प के साथ जाएंगे। और सबसे पहले क्या शुरू हुआ, जो शासक हैं इनका नाम शुरू हुआ और इनका ही चित्र शुरू हुआ, नाम और चित्र, और धीरे धीरे ये पुरस्कृत होता चला गया। इन सिक्कों में राजाओं के चित्र होते थे और ग्रीक शिलालेख भी हुआ करते थे। भारत में जो सिक्का धलाई देखेंगे, इसका इतिहास अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे फिर उसका विकास होता है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब आखिरी में एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। गाथा सप्तशती का लेखक कौन था, लेखक, राइटर को लेकर के पूछा गया है। जवाब समझ में आ रहा होगा, ये पूछा जा चुका है, बाणभट्ट, हाल, कालिदास या फिर भास। चार में से जो भी सही लगता हो वो क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और आपको ये लेक्चर कैसा लगता है ये जरूर बताएं, अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर करते रहें। लंबे समय तक हम लोग जो है पीसीएस को टारगेट करते हुए सीरीज को चलाएंगे, तो अधिक से अधिक लोग जोड़िए। और संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।